हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास के अंतर्गत हमने एक ओवरव्यू देखा था कि कैसे इतिहास को हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं वहां पर आपसे चर्चा कर रहा था कि कैसे इतिहास का एक टाइमलाइन होता है और उस टाइमलाइन को हमको समझना क्यों जरूरी है और कितना आवश्यक हो जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज हम उसी श्रृंखला में इतिहास के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और प्रॉपर तरीके से आज हम इतिहास शुरू करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास। जैसे हम भारतीय इतिहास में लिपि के आधार पर, विकास के आधार पर भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी हम उसी आधार पर हम इसे तीन भागों में बांटेंगे। देखिए, पहला जो भाग है वह है प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा ऐतिहासिक काल। हमने ये तीन भाग में बांट दिया। जब आप आगे भारतीय इतिहास पढ़ेंगे ना, वहां पे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। फिर भी मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। प्रागैतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता होती है, लेकिन इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं होता। लिपि का ज्ञान नहीं होता अर्थात लिखना पढ़ना इन्हें नहीं आता, वो कहलाएगा प्रागैतिहासिक काल। अब अगर मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य की उपलब्धता तो होती है, परंतु लिपि का ज्ञान भी होता है, परंतु इस काल के लोग लिपि को पढ़ नहीं सकते। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इनको लिपि का तो ज्ञान था लेकिन लिपि को ये पढ़ नहीं सकते। क्लियर है? अब अगला है ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल को भी हम तीन भाग में बांटते हैं। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। इन तीन भागों में हम बांट देते हैं। क्लियर? अब समझिए, जब आप भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं तो इसे तीन भाग में वहां भी बांटते हैं। वैसे ही हम छत्तीसगढ़ में डिवाइड करेंगे तीन भाग में। कौन कौन से तीन भाग है? देखिए, एक तो पाषाण काल, दूसरा पाषाण काल के बाद ताम्र युग और ताम्र युग के बाद लौह युग। ठीक है, ये तीन भाग में बांट देते हैं। क्लियर है? और पाषाण काल को हम भारतीय इतिहास में ऐसे तो तीन भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में हम इसे चार भाग में बांटते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल और चौथा नवपाषाण काल। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो विभाजन हम देख रहे हैं, ये विभाजन जो है मानव सभ्यता के विकास के चरणों के आधार पर है।
जैसा हम भारत के इतिहास में करते हैं वैसा सेम। बस यहां पर याद रखिएगा कि उत्तर पाषाण काल एक एक्स्ट्रा काल विभाजन आ जाता है। अब मैं अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये हम जरूर पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। उसका कारण क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो है हम ऐतिहासिक काल को बांटेंगे। ऐतिहासिक काल को हमने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। देखिए, पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ये 3 भाग में हम बांट रहे हैं। देखिए, 3 भाग में बांट रहे हैं हम। अब हमको समझना है, मैं आपको एक कालखंड तो बता दिया था वहां पे, लेकिन अब हम इसको बांटेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के आधार पर। देखिए, पहला यहां पर पहला वैदिक काल। वैदिक काल में भी 2 पढ़ना है हमको, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। छत्तीसगढ़ में ऋग वैदिक काल के कोई साक्ष्य नहीं है, उत्तर वैदिक काल के भी ऐसे तो कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ विवरण पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, उसको हमको यहाँ पे देखना है। वैदिक काल के बाद हम देखेंगे महाकाव्य काल। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हमको 2 चीजें पढ़ना है। एक तो त्रेता युग का रामायण का, दूसरा महाभारत काल। महाकाव्य काल के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ये प्राचीन में कौन सा आएगा, मध्य में कौन सा आएगा, आधुनिक में कौन सा आएगा, ये समझना है ना। क्या पढ़ेंगे हम, वैदिक महाकाव्य और महाकाव्य के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल। मौर्य काल के बाद सातवाहन काल। सातवाहन काल के बाद हम पढ़ेंगे कुषाण, फिर मेघवंश। ये सब प्राचीन में चल रहा है अभी, है ना। मेघवंश के बाद वकाटक, और इसी के पैरेलल में हमको पढ़ना है गुप्त और नलवंश। गुप्त और नलवंश। इसके बाद हम देखेंगे वकाटक, गुप्त, नलवंश के बाद राजर्षि तुल्य कुलवंश। राजर्षि तुल्य कुलवंश के बाद सरबपुरी राजवंश।
सरबपुरी राजवंश के बाद पांडु वंश, पांडु वंश के बाद पांडु वंश के बाद बाण वंश, और बाण वंश के बाद हम पढ़ेंगे उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, ये सब पढ़ना है हमें प्राचीन में। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। देखिए, मध्यकालीन इतिहास जो है, यहां पर हमें पढ़ना है कलचुरी राजवंश के बारे में। और कलचुरी में भी याद रखिएगा, दो शाखा, एक रतनपुर के कलचुरी और दूसरा रायपुर के कलचुरी। फिर हमको पढ़ना है नागवंश। नागवंश में भी एक तो कवर्धा में पढ़ना है हमें फणी नागवंश, और बारसूर में पढ़ना है छिंदक नागवंश। नागवंश के बाद हम पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे काकतीय वंश, बस्तर का काकतीय वंश। काकतीय वंश जो है वो यहाँ मध्यकालीन में भी पढ़ना है और आधुनिक में भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास जो है आपका कलचुरियों के पतन के पश्चात मराठाओं का जब आगमन होगा छत्तीसगढ़ में, तो वहां से आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। और मराठा, या इसी को हम बोलते हैं भोसला शासन। अब देखो, इसके अंदर जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे तो मराठाओं को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तो 4-5 भाग में हम बांट के पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे 1741 से 1757 तक। फिर पढ़ेंगे हम 1757 से 1787 तक। फिर पढ़ेंगे 1787 से 1818 तक। फिर पढ़ेंगे हम 1818 से 1830 तक। फिर हम पढ़ेंगे 1830 से 1854 तक। तो ये 5 भाग में हमको बांट के पढ़ना है। ठीक है, 5 भाग में बांट के पढ़ना है। देखो, पहला क्या लिखा है हमने, 1741 से 1757। मैं आपको जब ओवरव्यू दे रहा था उस समय बताया था कि भास्कर पंथ का आक्रमण होता है 1741 में, और रतनपुर में, रायपुर में कहीं ना कहीं कलचुरी जो है वो मराठाओं के अधीन आ जाते हैं, है ना। तो मराठा शासन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हो ही जाता है। तो यहां हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष भोसला शासन। फिर जब 1757 बिंबाजी शासक बनेगा तो उस समय हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष भोसला शासन। फिर 1787 से 1818 बिंबाजी की मृत्यु के बाद यहाँ सूबेदारी व्यवस्था शुरू होगी, तो सूबा शासन।
1818 से 1830, 1818 से 1830 पढ़ेंगे हम। ब्रिटिश अधीन मराठा शासन या भोसला शासन। और 1830 में फिर पढ़ेंगे हम 1830 से 1854 में पुनः भोसला या मराठा शासन। ठीक है। फिर 1854 में पूरी तरह ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को अपने नियंत्रण में ले लेगी। तो 1854 से लेके 1 जनवरी 1948 का जो इतिहास है ब्रिटिश नियंत्रण में संपूर्ण छत्तीसगढ़ जिसमें रहेगा, जिसमें हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। 1857 की क्रांति से लेके मजदूर आंदोलन हो गया, आदिवासी आंदोलन हो गया, इसके कृषक आंदोलन हो गया, इसके अलावा असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, ये जो सारे आंदोलन जो है इसी बीच हम देखेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा पोर्शन है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, हमने क्या किया, 3 भाग में सबसे पहले बांटा। सबसे पहले समझा प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना है, आदि ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में छत्तीसगढ़ क्यों शामिल नहीं, मैं वहां पे बताया था, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। देखो, ये भारत, ठीक है, ये भारत हो गया। यहाँ कहीं पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ कहीं पे। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे ना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो आप देखेंगे इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता नहीं था। जब इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आ नहीं रहा है तो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलेंगे कैसे? इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ते, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आज जो है हम प्राग ऐतिहासिक काल शुरू करेंगे।